मित्रों नमस्कार, मैं श्याम जी श्रीवास्तव एक बार फिर आपके कंप्लीट जियोग्राफी सीरीज में सौरमंडल की दूसरी क्लास लेकर के हाजिर हूं। सौरमंडल की पहली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की कि सौरमंडल क्या है, माने किसे कहते हैं, सौरमंडल की हमारे ब्रह्मांड में कहां पोजीशन है और सौरमंडल सिद्धांत किसको कहते हैं, किसने दिया, सौरमंडल की सही जानकारी किसने दी, सौरमंडल में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसको कहते हैं, धूमकेतु किसको कहते हैं, उल्का पिंड किसको कहते हैं, आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, बाह्य ग्रह क्या होते हैं, इसके अलावा कुइपर बेल्ट क्या है हमारे सौरमंडल में और क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है। तो इन सब के बाद हम लोगों ने सौरमंडल के पार्ट 1 वाले पार्ट में किया, क्लास 1 में किया। आज हम लोग सौरमंडल को आगे लेकर के चलते हैं और सौरमंडल के क्लास 2 पर बात करते हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग खास तौर पर चर्चा करने वाले हैं, निश्चित तौर पर आपके दिमाग में इन सारे प्रश्नों को लेकर के कौतूहल उठता होगा कि भाई हमारी पृथ्वी में ये दिन और रात कैसे होते हैं, जो ग्रह हैं स्पेशली हमारी पृथ्वी जो है वहां पर दिन और रात कैसे होते हैं, या हमारी इस पृथ्वी का पूरा एक वर्ष कैसे होता है और कैसे काउंट किया जाता है, और इस पूरे एक वर्ष में अलग अलग प्रकार की ऋतुएं कैसे आती हैं, दिन और रात की अवधि छोटी और बड़ी कैसे हो जाती है, उपसौर किसको कहते हैं, अपसौर किसको कहते हैं, घूर्णन गति क्या है और परिक्रमण गति किसको कहते हैं। ठीक, तो आज हम इन्हीं कौतूहल भरे प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास इस क्लास में करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर के आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि ग्रहों की गति का नियम। तो सबसे पहले जल्दी से, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर रखें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हम लोग करते हैं किससे, कि ग्रहों की गति का नियम क्या है और इसे किसने प्रतिपादित किया, ग्रहों की गति का नियम। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होगी ग्रहों की गति का नियम, ग्रहों की गति का नियम। तो इसमें सबसे आधारभूत बात तो आपको यह पता होनी चाहिए कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया जोहान्स केपलर ने। तो जो सबसे बेसिक बात है कि किसने प्रतिपादित किया, तो याद रहे जोहान्स केपलर ने। हालांकि इसके पहले गैलीलियो ने और कॉपरनिकस ने भी ग्रहों की गति का नियम देने का प्रयास किया था, लेकिन सबसे ऑथेंटिक जोहान्स केपलर ने। तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, जोहान्स केपलर ने। ठीक, केपलर ने 3 आधारभूत बात बताई, 1, 2 और 3। तो कितनी बेसिक बातें बताई हैं ग्रहों की गति के नियम के बारे में, 3 आधारभूत इन्होंने बात बताई है। और सबसे पहले इन्होंने बताया ग्रहों की गति के नियम में कि सभी ग्रह, सबसे पहली बात बताया इन्होंने कि जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित दिशा में, दिशा निश्चित रहती है, निश्चित दिशा में दीर्घ वृत्ताकार परिपथ पर, दीर्घ वृत्ताकार परिपथ पर, दीर्घ वृत्ताकार परिपथ पर सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। तो सबसे बेसिक बात तो बताई कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दिशा में दीर्घ वृत्ताकार परिपथ पर सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। इस नियम को, ये जो पहला नियम है, इसे कक्षाओं का नियम भी कहते हैं या लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। इनके इस नियम को क्या नाम दिया जाता है, कक्षाओं का नियम। तो ये जो इनका पहला नियम है इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट या कक्षाओं का नियम कहते हैं।
ठीक, इसमें क्या तय होता है कि अपनी कक्षा में सभी ग्रह कैसे चक्कर काट रहे हैं, कक्षाओं का नियम। इसमें क्या बता रहे हैं कि सभी ग्रह एक दीर्घ वृत्ताकार परिपथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तो देखिए, तो दीर्घ वृत्ताकार परिपथ पर चक्कर काट रहे हैं, वृत्ताकार परिपथ नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार है, और दीर्घ वृत्ताकार परिपथ है और उसके फोकस पे कौन स्थित है, उसके फोकस पर सूर्य स्थित है। केंद्र में सूर्य नहीं है, फोकस पर है, वृत्ताकार परिपथ नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार परिपथ है। तो ये देखिए सूर्य की स्थिति मान लेते हैं यहां बनती है। तो सूर्य की जो स्थिति है वो इस पोजीशन पर है और इसके चारों ओर ग्रह क्या कर रहे हैं, चारों ओर ग्रह सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। ठीक, तो कोई भी ग्रह है वो इस पोजीशन से, और उनकी एक तो कक्षा नियत है, कक्षा दीर्घवृत्ताकार है और दिशा भी निश्चित है। ठीक, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट या कक्षाओं का नियम। ये तो पहली बात हुई। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरी बात की ओर। दूसरा नियम केपलर का कहता है कि जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होते हैं, इनका जो दूसरा नियम है उसके अनुसार जब ग्रह, देखिए दीर्घवृत्ताकार परिपथ है तो ऐसी पोजीशन बनेगी कि कभी ग्रह सूर्य के दूर से गुजर रहा होगा और कभी माने कभी दूरस्थ स्थिति होगी, कभी दूरस्थ स्थिति बनेगी और कभी निकटस्थ स्थिति बनेगी। तो इनका जो दूसरा नियम है वो यह बताता है कि जब ग्रह और सूर्य की दूरस्थ स्थिति होती है, माने ये पोजीशन होती है, तब ग्रहों की चाल न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। और जब ग्रह और सूर्य के बीच निकटस्थ स्थिति होती है, अर्थात निकट से गुजर रहा होता है, तब उनकी स्पीड अधिकतम होती है या तीव्रतम होती है। ठीक, तो देखिए दो पोजीशन बनेगी। एक पोजीशन तो ये वाली है, जब दीर्घवृत्ताकार परिपथ होगा तब ये पोजीशन बनेगी, कभी सूर्य और ग्रहों के बीच दूरी अधिकतम होगी और कभी न्यूनतम दूरी से गुजर रहे होंगे अपने परिपथ पर। तो ये बता रहे हैं कि जब ये वाली पोजीशन होगी दूरस्थ, तो क्या होगा, ग्रहों की स्पीड न्यूनतम होती है, माने सबसे धीरे चल रहे होते हैं, और जब निकटस्थ स्थिति होती है तब इनकी स्पीड अधिकतम होती है। ठीक, अधिकतम होती है। तो ये बात, दूसरी बात बताई जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति के नियम में। इसको कहते हैं क्या, इसको कहा जाता है कि दो पोजीशन जो बनेगी, इस दो पोजीशन में ऐसी स्थिति बनेगी, और इसको कहते हैं कि भाई परिक्रमण कैसे करते हैं, इसे कहते हैं। और तीसरी आधारभूत बताइए, जो परिक्रमण का नियम दिया उसमें क्या बताया, उसमें बताया कि जो ग्रह सूर्य से जितना दूर हैं उन्हें वो उतनी ज्यादा देर में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करते हैं, ठीक, इसका मतलब कि सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में जो ग्रह जितना दूर स्थित है वो उतना ज्यादा समय लेते हैं। ठीक, तो सौरमंडल वाले पार्ट 1 में हम लोग देख करके आए हैं कि ये जो ग्रह हैं, देखिए केंद्र में हम लोगों ने देखा था कि हमारे केंद्र में क्या है, सूर्य है, और सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में
हम लोगों ने ग्रहों की स्थिति पर बात किया था। तो सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में ग्रहों की स्थिति क्या थी? बुध की कक्षा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। एक था जो अब नहीं है। तो देखिए इस पूरे सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट कौन है? सूर्य के सबसे निकट है बुध और सबसे दूर है वरुण। तो इस आधार पर अगर आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य का एक चक्कर सबसे पहले कौन पूरा करता होगा, तो आपका उत्तर क्या होगा? बुध। और सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में सबसे ज्यादा समय कौन लेता होगा? तो आपका उत्तर होगा वरुण। ठीक, तो इसमें अगर दिन की बात करेंगे तो 88 डेज। बुध सूर्य का एक चक्कर केवल 88 दिनों में पूरा कर लेता है, सबसे कम समय में परिक्रमा कर लेता है, क्योंकि ये जो केपलर की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एक तो परिपथ भी छोटा होगा और एरिया भी कम कवर करना होगा, परिक्रमण का क्षेत्रफल जो है वो कम करना पड़ेगा, और दूसरा स्पीड भी ज्यादा तेज है। और ये लगभग 164.8 ईयर में, कितना? 164.8 सालों में अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। ठीक, तो हम जानते हैं कि ये जो ग्रह हैं इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक गुरुत्व केंद्र हैं। ये गुरुत्व केंद्र इस पूरे ब्रह्मांड के संचलन का कार्य करते हैं। अगर सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल के केंद्र में जो ब्लैक होल है, सौरमंडल के केंद्र में जो सूर्य है वो गुरुत्व केंद्र का काम करता है। सौरमंडल के केंद्र में जो गुरु सूर्य बैठा है वो बाकी सभी ग्रहों के लिए गुरुत्व केंद्र का काम करता है। तो यहां संचलन केंद्र के तौर पर कौन काम कर रहा है? यहां पर सूर्य काम कर रहा है। ठीक, तो ग्रहों की गति का कारण क्या है? गुरुत्व केंद्र है। ग्रहों की गति का कारण क्या है? गुरुत्व केंद्र है। तारों के लिए यह गुरुत्व केंद्र ब्लैक होल देते हैं, ग्रहों के लिए सूर्य है और उपग्रहों के लिए ग्रह हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक ब्लैक होल हैं जो तारों के लिए गुरुत्व केंद्र का काम करते हैं। हमारे सौरमंडल में गुरुत्व केंद्र का काम सूर्य करता है और ग्रहों के लिए सूर्य गुरुत्व केंद्र है, उपग्रहों के लिए ग्रह गुरुत्व केंद्र के तौर पर काम करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रस्तुत किया था वो न्यूटन ने प्रस्तुत किया था, और न्यूटन के अनुसार विश्व में प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और ये जो सार्वत्रिक आकर्षण का गुण है, आकर्षण की सर्वव्यापी बल है, इसे ही क्या कहा गया? गुरुत्वाकर्षण बल कहा गया। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि निकटस्थ स्थिति, दूरस्थ स्थिति, और यहां पर ये जो थ्योरी आई थी उसमें यह भी था कि जो दूसरी थ्योरी है उसमें यह भी है कि क्षेत्रफल का एक नियम दिया था। उसके अनुसार मान लेते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल पर निकटस्थ स्थिति में कोई ग्रह C से D दूरी तय करता है और दूरस्थ स्थिति में कोई ग्रह A से B दूरी तय करता है, A से B दूरी तय करता है। हालांकि इस स्थिति में स्पीड कम होगी, इस स्थिति में स्पीड ज़्यादा होगी, और मान लेते हैं कि ये S है। तो यहाँ क्षेत्रफल के लिहाज से SAB क्या बताया गया है? SAB किसके बराबर होगा? CSD के बराबर होगा, CSD के बराबर होगा। माने ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ठीक, इसे परिक्रमण का नियम भी कहते हैं, इस क्षेत्रफल के ही बराबर होगा। अर्थात और यहाँ पर स्पीड तेज होगी, यहाँ पर स्पीड धीरे होगी। तो ये किसका नियम था? ग्रहों की गति का नियम था। सबसे पहले कौन चक्कर पूरा करेगा, सबसे बाद में कौन चक्कर पूरा करेगा, इस पर बात की गई थी। और ग्रहों की गति का नियम केपलर ने वो तीन आधारभूत बातें क्या बताई हैं?
सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दिशा में दीर्घ वृत्ताकार, वृत्ताकार परिपथ पर नहीं, दीर्घ वृत्ताकार परिपथ पर चक्कर काट रहे हैं और फोकस पर सूर्य बैठा है, तो दो स्थिति बनेगी, दूरस्थ स्थिति और निकटस्थ स्थिति। वृत्ताकार परिपथ होता, सेंटर में सूर्य होता, तो चारों ओर क्या पोजीशन बनती, चारों तरफ पूरी परिक्रमा के दौरान ग्रहों की दूरी सूर्य से समान होती, लेकिन यहां निकटस्थ और दूरस्थ स्थिति बनेगी। दूसरा, जब ग्रह सूर्य से दूर होते हैं तब उनकी स्पीड धीरे होती है, और जब ग्रह सूर्य के निकट से गुजर रहे होते हैं तब उनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। लेकिन यहीं पर क्षेत्रफल का भी नियम जो आया वो ये बताता है कि ये जो दूरी तय की जाती है और ये जो दूरी तय की जाती है, ये दोनों ही स्थितियों में तय की गई दूरी बराबर होती है। ठीक। और तीसरी बात बताई कि जो ग्रह सूर्य के जितना दूर है उसे, जो ग्रह सूर्य से जितना दूर है उसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में उतना ज्यादा समय लगता है, अर्थात जो जितना निकट है उसे उतना कम समय लगेगा। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में सबसे कम समय किसको लगेगा, तो आपका उत्तर होगा सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा, तो आपका उत्तर होगा जो सबसे दूर स्थित है, वाह्यतम ग्रह है, वो है वरुण, और उसे सबसे ज्यादा समय लगेगा, 164.8 वर्ष का समय उसको लगता है। ठीक। तो ये तो बात थी किसकी, कि भाई इस हमारे सौरमंडल में ग्रहों की गति का नियम क्या है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे। आप जानते हैं कि आपके इस स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज के YouTube चैनल की प्रत्येक वीडियो क्लास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या लगा हुआ है, वीडियो से रिलेटेड प्रैक्टिस क्विज लगी होते हैं। तो आप प्रत्येक वीडियो में प्रैक्टिस क्विज तक जरूर जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा होता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस क्विज लगाकर अपना स्व मूल्यांकन, उसी विषय पर, उसी टॉपिक पर अपना स्व मूल्यांकन करना न भूलें। ठीक। तो ये प्रत्येक क्लास में एक थोड़ी सी एक विशेष बात है और इसे आप अवश्य करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आपके निखार नहीं आएगी। और जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ें तो उसे अप्लाई करके भी देख सकते हैं कि भाई हम कहाँ तक अपनी बातों को समझ पाए हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आइए अब हम लोग जानते हैं कि आखिरकार हमारे ग्रहों में दिन और रात कैसे होते हैं। ठीक। तो हम ये जानें कि हमारे ग्रहों में दिन और रात कैसे होते हैं, इसके लिए जानना पड़ेगा। तो ये देखिए, सभी ग्रहों की कितनी गतियां होती हैं, सभी ग्रहों की 2 गतियां होती हैं। तो याद रहे, सभी ग्रहों की कितनी गतियां हैं, 2 गतियां हैं। सभी ग्रहों की 2 गतियां हैं। ठीक। तो वो 2 गति कौन कौन है? सबसे पहले गति तो है क्या, सबसे पहली गति है घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। इसे अक्षीय गति भी कहते हैं, अर्थात अपने एक्सिस पर ही चक्कर काटना। देखिए इस फीचर्स में आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारी पृथ्वी है किस प्रकार से अपने धुरी पर ही क्या कर रही है, चक्कर काट रही है। ठीक। अच्छी गति। और इसे अगर आप देखेंगे तो इसको इसी गति के कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। ग्रहों में इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। ग्रहों के अपने अक्ष पर चक्कर काटने के कारण ही ग्रहों में दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं। तो कौन सी गति के कारण? कक्षीय गति के कारण, अच्छी गति के कारण, अपने एक्सिस पर ही चक्कर काटने के कारण। ठीक। और इसे अंग्रेजी में, इसे भी याद रखेंगे, रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस गति को रोटेशन कहते हैं। ठीक।
चूंकि इसकी वजह से ही दिन और रात होते हैं, इसीलिए इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस गति की बात हो रही है। ये ग्रह है और ग्रह का एक्सिस है और एक्सिस पर ये चक्कर काट रहे हैं। ठीक, और इस सौरमंडल में सभी ग्रहों के दो गतियां हैं। तो दूसरी गति क्या है? ये तो हो गई घूर्णन गति। तो दूसरी गति एक ये है। ठीक, इस फीचर्स में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से केंद्र में सूर्य है दीर्घवृत्ताकार परिपथ पर, स्पेशली हम लोग पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा एक चक्कर काट रही है सूर्य के चारों ओर। तो इसको कहते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको रिवोल्यूशन कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक, और ये जो परिक्रमण है इसकी वजह से ही वर्ष होता है और इसीलिए इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? वार्षिक गति भी कहते हैं। ठीक, तो देखिए ये फीचर से आपको पता चल पा रहा है कि किस प्रकार से, मान लेते हैं कि ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार परिपथ पर किसी ग्रह का चक्कर काटना ही क्या कहलाता है? उसका परिक्रमण कहलाता है, रिवोल्यूशन कहलाता है। इसकी वजह से वर्ष होते हैं। यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि सौरमंडल में कोई ग्रह, सौरमंडल में कोई ग्रह अपने अक्ष पर जितने समय में क्या कर लेता है? एक चक्कर पूरा कर लेता है, उसके एक दिन में उतना घंटे होते हैं। ठीक, और अगर परिक्रमण की बात करें तो कोई ग्रह जितने दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है, उसके एक दिन में, एक वर्ष में उतने दिन होते हैं। तो घूर्णन अवधि ही क्या है? घूर्णन अवधि ही दिन है, एक दिन की अवधि है। और परिक्रमण अवधि ही क्या है? एक वर्ष है। परिक्रमण अवधि ही क्या है? ग्रहों में एक वर्ष कहलाता है। ठीक, तो कोई ग्रह जितने समय में अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा कर लेता है, उसे उस ग्रह का उतने घंटे का एक दिन माना जाता है। और कोई ग्रह जितने समय में, जितने दिनों में एक परिक्रमण पूरा कर लेता है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेता है, उसको क्या कहते हैं? एक वर्ष या परिक्रमण अवधि कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि आखिरकार जो हमारी पृथ्वी है, स्पेशली हम लोग पृथ्वी की ही बात करते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी घूर्णन अवधि कितनी है, तो हम लोग जानते हैं सामान्यतया हम लोग क्या कहते हैं? 24 घंटे। कितना? 24 घंटे कहते हैं। तो स्पेशली पहले हम लोग बात कर लेते हैं किस पर? अपनी ग्रहों की घूर्णन अवधि पर। तो यहां देखिएगा सभी ग्रह घूर्णन भी कर रहे हैं और परिक्रमण भी कर रहे हैं। सभी ग्रह घूर्णन भी कर रहे हैं और परिक्रमण भी कर रहे हैं। इस पूरे सौरमंडल में अगर बात किया जाए घूर्णन के लिहाज से कि भाई सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह, सबसे तेजी से अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने वाला और सबसे धीरे घूर्णन करने वाला ग्रह, तो सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह है बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। तो सबसे छोटा दिन भी किसके पास होगा? बृहस्पति के पास होगा। और सबसे धीरे घूर्णन करने वाला ग्रह जो है वो है शुक्र। तो शुक्र तो इतना धीरे चक्कर करता है कि जब तक वो अपना परिक्रमण भी पूरा कर लेता है लेकिन अभी अपने एक्सिस पर पूरी तरह से घूमा नहीं होता है। तो इसके साथ कहा भी जाता है कि उस ग्रह का नाम बताइए जिसका एक दिन उसके एक साल से बड़ा होता है। तो परिक्रमण तो पूरा कर लिया, माने एक साल इस ग्रह का पूरा हो गया, लेकिन अभी क्या नहीं किया? अभी अपने एक्सिस पर पूरा चक्कर नहीं कर पाया। तो इसका एक दिन इसके एक साल से भी बड़ा होता है। ठीक, हम लोग बात करते हैं कि भाई पृथ्वी की जो घूर्णन अवधि है वो क्या है। तो पृथ्वी की जो घूर्णन अवधि है, जनरली हम लोग कहते हैं ना कि भाई पृथ्वी में 24 घंटे होते हैं एक दिन में। इसका मतलब क्या है कि 24 घंटे घूर्णन अवधि है।
तो एग्जैक्ट बात करेंगे तो 23 घंटा, कितना, 23 घंटा घूर्णन अवधि 56 मिनट और 4.9 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड। तो इसे सामान्य बोलचाल में हम लोग 24 घंटा, तो पृथ्वी की जो घूर्णन अवधि है वो 24 घंटे है, अर्थात 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकंड में ये अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी के एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। यह घूर्णन की अवधि ही क्या है? एक दिन है। किसी भी ग्रह को अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उसका एक दिन कहते हैं, अर्थात उसके एक घंटे में उतना दिन होता है। ठीक। और इस पूरे सौरमंडल में सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति और सबसे धीरे घूर्णन करने वाला ग्रह शुक्र है। तो जनरली लोग भूल कर बैठते हैं कि घूर्णन के कारण ही क्या होता है, घूर्णन के कारण ही हमारी पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है, आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये जो हमारा ग्रह है, हमारा जो ये ग्रह है, मान लेते हैं यहाँ पर सूर्य है, तो जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहां तो क्या होगा? दिन। और जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा होगा वहां क्या होगा? वहां होगी रात, अंधेरा होगा, रात होगी। तो लगातार पृथ्वी क्या कर रही है? इस तरह से अपने एक्सिस पर चक्कर काट रही है। तो जितना हिस्सा सूर्य के सामने आता जाएगा वहां पर दिन, और जितना सूर्य से पीछे जाता जाएगा वहां पर रात होगी। अब अगर देखें कि इस पूरी पृथ्वी में घूर्णन की दिशा क्या है, तो दो को निकाल देते हैं, शुक्र और अरुण। कौन कौन? शुक्र और अरुण की घूर्णन की दिशा क्लॉकवाइज है, दिशा में पूर्व से पश्चिम, दिशा में पूर्व से पश्चिम। और बाकी सभी ग्रह, पृथ्वी सहित बाकी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर काट रहे हैं। ठीक। तो किस दिशा में चक्कर काट रहे हैं? पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर काट रहे हैं। कौन कौन? पृथ्वी सहित बाकी सभी ग्रह। शुक्र और अरुण कैसे चक्कर काट रहे हैं? शुक्र और अरुण के चक्कर काटने की गति क्लॉकवाइज है। माने शुक्र और अरुण की बात करेंगे तो ये सब इस तरह से चक्कर काट रहे हैं, और बाकी सभी ग्रह इस तरह से चक्कर काट रहे हैं, है ना, पश्चिम से पूर्व, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज। तो दो ग्रह कौन से हैं जो उल्टा चक्कर काट रहे हैं? शुक्र और अरुण। पृथ्वी सहित बाकी सभी ग्रह किस तरह से? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काट रहे हैं। ठीक। तो थोड़े से फैक्ट हैं, इसे आप नोट करेंगे। पृथ्वी में जो पवनें चलती हैं, एक समुद्री धारा में विक्षेपण होता है, दूसरा, तीसरा ज्वार भाटा की स्थिति में पृथ्वी पर परिवर्तन आते हैं, चौथा ध्रुवों का चपटाकार स्वरूप, पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर चपटी है, यह भूमध्य रेखा पर उभार है, और दिन और रात, ये सारी घटनाएं पृथ्वी पर घूर्णन के कारण हो रही हैं। किसके कारण? घूर्णन के कारण। तो घूर्णन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं होती हैं? तो याद रहे, पवने, जो पवनों का अंतर है, चल रही हैं। समुद्री धारा में विक्षेपण, इसे आप नोट कर लेंगे, पवने, समुद्री धारा में विक्षेपण, ध्रुवों पर चपटापन, पृथ्वी में दोनों ध्रुवों पर चपटापन, साथ ही साथ ज्वार भाटा की स्थिति में लगातार परिवर्तन, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पृथ्वी में उभार, ध्रुवों पर चपटी है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उभार है, तभी तो बना पृथ्व्याकार, इसीलिए इसका एक नाम पृथ्वी है, जियार्ड है इसका आकार। और भूमध्य, दिन और रात, ये सब क्यों होते हैं? ये सब हमारी पृथ्वी के या सभी ग्रहों में क्या हो रहा है? घूर्णन। घूर्णन का मतलब अपने एक्सिस पर चक्कर काटना। सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति, सबसे धीरे घूर्णन करने वाला ग्रह शुक्र। शुक्र का एक दिन उसके एक साल से भी बड़ा होता है। पृथ्वी की जो घूर्णन अवधि है, दैनिक गति है, वो 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब एग्जैक्ट बात करोगे तो 23 घंटा 56 मिनट
4.09 सेकंड में पृथ्वी अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसी अवधि का नाम है एक दिन, 1 डे, दिन और रात। ठीक, चलिए, तो दिन और रात क्यों होते हैं? घूर्णन के कारण होते हैं। याद रहे, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होते हैं? सूर्य के जो सूर्यातप का अंतर है अलग अलग अक्षांशों पर, उसके कारण। अक्षीय झुकाव और सूर्यातप का अंतर। ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं? अक्षीय झुकाव और सूर्यातप की मात्रा में अंतर। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग जानते हैं कि हमारी इस पृथ्वी में वर्ष कैसे होते हैं, एक वर्ष कैसे होता है, ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं, उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है। तो देखिए, पीछे हम लोग देख करके आए हैं कि ये जो हमारा सौरमंडल है, यहाँ पर जो गति हो रही है वो कैसे हो रही है। ये जो हमारा सौरमंडल है, इसके केंद्र में कौन बैठा है? सूर्य, और दीर्घवृत्ताकार परिपथ पर। किस परिपथ पर? सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार परिपथ पर सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। ठीक, तो दीर्घवृत्ताकार परिपथ पर सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। तो यहाँ क्या पोजीशन बनेगी कि ये ग्रह कभी यहाँ होंगे, कभी यहाँ होंगे, कभी यहाँ होंगे और कभी यहाँ होंगे। इस पूरी पोजीशन में आप देखोगे तो क्या पोजीशन बनेगी? एक तो 2 सीधे पोजीशन बन रही है, एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन। ये है दूरस्थ स्थिति। कौन सी? सूर्य और ग्रह के बीच दूरस्थ स्थिति। और ये है निकटस्थ स्थिति, निकटस्थ स्थिति। ठीक, तो ये पीछे हम लोग अभी ग्रहों की गति के नियम में भी पढ़ करके आए हैं कि दूरस्थ स्थिति और निकटस्थ स्थिति। ठीक, तो ये जो दूरस्थ निकटस्थ स्थिति है, इस घटना को खगोलीय शब्दावली में क्या नाम दिया जाता है? खगोलीय शब्दावली में इस घटना को कहते हैं उपसौर। क्या नाम देते हैं? उपसौर। इस स्थिति को कहते हैं उपसौर। ठीक, और इस स्थिति को कहते हैं अपसौर। तो पहली बात तो आप इस खगोलीय घटना के नाम। यह घटना हमेशा वर्ष में 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। और यह घटना हमेशा 4 जुलाई को होती है। ठीक, यह घटना हमेशा 4 जुलाई को होती है। तो एक तो आप ये ध्यान रखेंगे कि उपसौर और अपसौर क्या है। सूर्य और ग्रह पृथ्वी के बीच जो अपनी परिपथ पर दूरस्थ स्थिति बनती है, इस पोजीशन को अपसौर कहते हैं। और यह हमेशा 4 जुलाई को होता है, तो दूरस्थ बिंदु पर होना। ऐसी अवस्था में सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी होती है वो 15.2 करोड़ किलोमीटर की होती है। कितना? 15.2 करोड़ किलोमीटर की। तो याद रखेंगे आप 15.2 करोड़। और इस पोजीशन पर जब सूर्य और ग्रह के बीच निकटस्थ स्थिति होती है, ऐसी पोजीशन में 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक, तो ये दोनों पोजीशन। और आप जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक, एक AU, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। और वो कितना होता है? वो होता है 15 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर। उसको सामान्य बोलचाल में हम लोग 15 करोड़ किलोमीटर कहते हैं। ठीक, अब अगर देखा जाए कि हमारी पृथ्वी जो है उसकी जो परिक्रमण अवधि, वार्षिक गति, रिवोल्यूशन अवधि है, वो कितनी है? तो 365 दिन, 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी अपना एक परिक्रमा पूरी करती है। एक परिक्रमा पूरी करती है। तो अगर पृथ्वी के एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 6 घंटे को कैलेंडर में हम लोग शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो ऋतु परिवर्तन होता है उसमें भी उपसौर और अपसौर का कोई योगदान नहीं होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ भ्रम होता है
तो इस भ्रम को भी ध्यान रखिएगा, ये जो ऋतु परिवर्तन पृथ्वी में होता है, ठीक, जो ऋतु परिवर्तन होता है उसमें उपसौर और अपसौर का कोई योगदान नहीं है। उपसौर और अपसौर इन दोनों ही स्थितियों का अपसौर का प्रभाव नहीं होता है, ठीक। तो यहां भी कुछ लोग भूल कर बैठते हैं कि उपसौर अपसौर के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं, तो इसका प्रभाव नहीं होता है। अब सवाल इस बात का है कि आखिरकार हमारी जो पृथ्वी है उसमें ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं। तो जब आपसे ये प्रश्न किया जाए कि ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं, तो याद रखिएगा कि ये जो हमारी पृथ्वी है उसमें जो ऋतु परिवर्तन होता है उसमें मुख्य कारण क्या है। उसमें मुख्य कारण है उसका अपने अक्ष पर झुका होना। तो अच्छी झुकाव के कारण, और अच्छी झुकाव के कारण ही क्या बनता है, सूर्यातप की मात्रा, सब सोलर पॉइंट का शिफ्ट होना। सूर्य का अंध सौर बिंदु, सूर्य का अंध सौर बिंदु। तो सूर्य का अंध सौर बिंदु या सब सोलर पॉइंट क्या है, हमारी पृथ्वी पर किसी अक्षांश पर सूर्य की किरणों का लंबवत चमकना सब सोलर पॉइंट कहलाता है, ठीक। याद रहे, हमारी पृथ्वी में किसी अक्षांश पर सूर्य की किरणों का लंबवत चमकना सूर्य का सब सोलर पॉइंट या सूर्य का अंध सौर बिंदु कहलाता है। तो पृथ्वी में जो सब सोलर पॉइंट है वो प्रतिदिन एक ही जगह नहीं रहता है। प्रतिदिन पृथ्वी में जो सब सोलर पॉइंट है, अंध सौर बिंदु है, वह प्रतिदिन 16 मिनट खिसकता है। माने हर अलग अलग दिन अलग अलग अक्षांशों पर बनेगा, और वर्ष में कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच शिफ्ट होता है। तो सब सोलर पॉइंट कहां से कहां के बीच, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच शिफ्ट होता है, ठीक। इसके बाहर अर्थात कभी भी सूर्य की लंबवत किरणें नहीं पड़ती हैं, और हर दिन अलग अलग अक्षांश पर पड़ता है। हर दिन शिफ्टिंग, प्रतिदिन सब सोलर पॉइंट की शिफ्टिंग कितनी होती है, प्रतिदिन सब सोलर पॉइंट की शिफ्टिंग 16 मिनट की होती है, और वर्ष में जो शिफ्टिंग होती है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। इसके पीछे कारण है सूर्य का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना। सूर्य का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होने के कारण सूर्य का जो सब सोलर पॉइंट शिफ्ट होता है वो केवल कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, और इसी के कारण हमारी पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो ऋतु परिवर्तन में घूर्णन के कारण नहीं होते हैं, उपसौर और अपसौर की घटना के कारण नहीं होते हैं, ठीक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दिन और रात की अवधि का छोटा और बड़ा होना ऐसा क्यों होता है, इसे हम लोग देखते हैं। और सेशन को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सौरमंडल के इस पार्ट से जुड़े प्रश्न, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगे हैं, उस पर वीडियो सुनने के बाद, पूरा वीडियो सुनने के बाद वहां जाकर के प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, ठीक। तो देखिए आपके सामने ये जो फीचर्स दिख रहा है, ये जो एक फीचर दिख रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि केंद्र में फोकस पर सूर्य है, उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर काट रही है। इस चक्कर काटते दौरान अलग अलग वर्ष के अलग अलग तारीखों में अलग अलग अक्षांश पर क्या बन रहे हैं, अलग अलग अक्षांश पर सूर्य का सब सोलर पॉइंट बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर पृथ्वी को देखा जाए तो देखिए इस फीचर्स के अकॉर्डिंग अगर पृथ्वी को देखा जाए तो ये पोजीशन बन रही है। ये जो हमारी पृथ्वी है इस फीचर्स में देखिए वर्ष में 2 तारीख दिख रही है। कौन कौन?
वर्ष में 2 तारीख, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ये वर्ष के 2 तारीखों पर सूर्य का जो सब सोलर पॉइंट बनता दिख रहा है, अर्थात सूर्य की लंबवत किरणें जो पड़ रही हैं वो भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश पर। ठीक, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अधिकतम कहां तक सूर्य का सब सोलर पॉइंट बनता है, केवल कर्क रेखा और इधर अधिकतम मकर रेखा, अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पर। तो अगर देखोगे आप तो 21 जून को सूर्य का सब सोलर पॉइंट कहां बना है, कर्क रेखा पर। ठीक, और फिर अगर आप देखोगे तो ये है मकर रेखा, ये है मकर रेखा, और 22 दिसंबर को सूर्य का सब सोलर पॉइंट कहां बन रहा है, मकर रेखा पर। ठीक, इस फीचर्स में आप देख पा रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर वर्ष की ये 2 तारीख है जब सूर्य का सब सोलर पॉइंट भूमध्य रेखा पर बनेगा, और भूमध्य रेखा पर बनने के कारण ये पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है और जो दक्षिणी गोलार्ध है, इन दोनों गोलार्धों में सूर्यातप की समान मात्रा मिलेगी। तो वर्ष की इन दोनों तारीखों पर कब 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों तारीखों पर क्या पोजीशन बनेगी, वर्ष की इन दोनों तारीखों में ही पृथ्वी में दिन और रात बराबर होंगे। दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि कोई अंतर नहीं है, दोनों गोलार्धों को सूर्यातप की समान मात्रा आप देख रहे हैं मिल पाएगी, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य का सब सोलर पॉइंट बन रहा है। 21 जून को क्या पोजीशन बनेगी? देखिए 21 जून की अगर आप बात करेंगे तो ये है 21 जून को कर्क रेखा पर, कर्क रेखा माने उत्तरी गोलार्ध, अर्थात ये जो दक्षिणी गोलार्ध है इससे मैक्सिमम दूर जहां तक सूर्य जा सकता था सूर्य की किरणें चली गई हैं, अर्थात 21 जून को हमारा दक्षिणी गोलार्ध वर्ष में सबसे कम सूर्यातप पाएगा, और इसी तारीख को सबसे ज्यादा सूर्यातप कौन पाएगा? उत्तरी गोलार्ध। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? तो देखिए वर्ष में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को, और सबसे छोटी रात होगी। लेकिन इसी तारीख को चूंकि सूर्यातप की मात्रा यहां सबसे कम है, इसलिए सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होगा। फिर आते हैं किधर? दक्षिणी गोलार्ध की ओर। दक्षिणी गोलार्ध की ओर आएंगे तो 22 दिसंबर को सूर्यातप की सबसे ज्यादा मात्रा कौन पाएगा? दक्षिणी गोलार्ध, और इस तारीख को सबसे कम, क्योंकि यहां से जितना मैक्सिमम दूर सूर्य आ सकता था आ चुका है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता होगा? सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। और इसी तारीख को 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन, क्योंकि सूर्यातप की न्यूनतम मात्रा मिलेगी। ठीक, अब इस पूरी यात्रा में आप देखोगे कि 2 पोजीशन बन रही है। एक समय है 21 मार्च से 23 सितंबर का, 21 मार्च से 23 सितंबर का, और दूसरा समय है 23 सितंबर से ये 6 महीना 21 मार्च का। तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक एक अवधि ये बनेगी। 21 मार्च से 23 सितंबर तक, इस पूरे दौरान आप देखोगे कि पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वो किसके सामने पहुंचेगा? उसके सामने, वो सूर्य के ठीक सामने पड़ रहा है। उत्तरी ध्रुव इस पूरे 6 महीने में किसके सामने पड़ रहा है? सूर्य के सामने पड़ रहा है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण है। इस अवधि में सूर्य उत्तरायण है, सूर्य का सब सोलर पॉइंट उत्तरी गोलार्ध में बन रहा होता है। ठीक, तो इस पूरी अवधि में, इस पूरे 6 महीने की अवधि में 21 मार्च से 23 सितंबर की इस 6 महीने की अवधि में सूर्य का, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के ठीक सामने लगातार 6 महीने तक पड़ता है। तो यहां लगातार 6 महीने दिन होगा,
कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। और इसी दौरान इस 6 महीने ही लगातार दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से पीछे पड़ेगा, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा होगा, तो वहां लगातार रात होगी। फिर अगला 6 महीना माने 23 सितंबर से इस पूरे घूर्णन अवधि में, परिक्रमण अवधि में, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि में 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच सूर्य दक्षिणायन होता है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में सब सोलर पॉइंट बन रहा होता है। इस 6 महीने लगातार सूर्य का जो, पृथ्वी का जो है दक्षिणी ध्रुव है वहां दिन बना रहेगा। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि लगातार जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य के सामने होगा, दक्षिणी ध्रुव पर लगातार प्रकाश पड़ेगा। और इस 6 महीने की अवधि में उत्तरी ध्रुव पर लगातार रात होगी। तो ध्रुवों पर 6 महीने दिन और रात की अवधि होती है। ठीक, तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का लंबवत चमकना, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का लंबवत चमकना क्या कहलाता है? इसको इक्विनॉक्स कहते हैं, याद रहे, इक्विनॉक्स कहते हैं। इसे विषुव कहते हैं। क्या नाम देते हैं? विषुव। ठीक, तो सब सोलर पॉइंट जब 2 तारीखों पर कहां बन रहा होता है? विषुवत रेखा पर बन रहा होता है, तो इस घटना को इक्विनॉक्स कहा जाता है, अर्थात विषुव कहते हैं। विषुव 2 बार बनेंगे, एक बार बसंत विषुव, एक बार शरद विषुव। तो 21 मार्च वाली अवधि को क्या कहते हैं? इस इक्विनॉक्स को कहते हैं बसंत विषुव, बसंत विषुव। 21 मार्च वाले विषुव को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद ऋषु के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो 2 विषुव, 2 इक्विनॉक्स, सूर्य के किरणों का लंबवत भूमध्य रेखा पर चमकना, 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स या विषुव कहा जाता है। 21 मार्च को बसंत विषुव होता है और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। ठीक, तो ये घटना कौन सी थी? ये 6 महीने दिन और रात कैसे होते हैं, किस प्रकार से सब सोलर पॉइंट शिफ्ट होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, वर्ष की वो 2 कौन सी तारीखें हैं 21 मार्च और 23 सितंबर जब पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है, क्योंकि इस तारीख को सब सोलर पॉइंट कर्क रेखा पर बन रहा होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य का सब सोलर पॉइंट मकर रेखा पर होता है। इसी कारण 22 दिसंबर को वर्ष में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। 21 मार्च से 23 सितंबर लगातार 6 महीने की अवधि तक ये जो सूर्य है, सूर्य के सामने पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव लगातार पड़ रहा होता है और उत्तरी ध्रुव पर लगातार प्रकाश पड़ता रहता है। तो लगातार 6 महीने तक दिन की अवधि होती है। और इसी लगातार 6 महीने तक 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य से पीछे दूर होता है दक्षिणी ध्रुव, वहां लगातार इस अवधि में रात होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च इस 6 महीने की अवधि में अब ठीक अपोजिट पोजीशन बन जाती है पृथ्वी की सूर्य के सामने, और दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने पड़ रहा होता है, उत्तरी ध्रुव सूर्य से विमुख हो जाता है। तो लगातार इस अवधि में दक्षिणी ध्रुव पर क्या बना होता है? दक्षिणी ध्रुव पर लगातार सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है और लगातार वहां पर क्या चल रहा होता है? दिन की अवधि होती है। और इसी दौरान लगातार उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने रात की अवधि होती है। तो इस तरह से पृथ्वी में दिन और रात होते हैं। तो मित्रों, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या जाना कि ये जो पृथ्वी है उनकी गति का नियम किसने दिया, ग्रह जो हैं उनकी गतियों का नियम किसने प्रतिपादित किया, वो आधारभूत 3 बातें क्या बताएं, किस प्रकार से कोई भी ग्रह कैसे तेज चलता है और धीरे चलता है, घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, ग्रहों में दिन और रात कैसे होते हैं और वर्ष कैसे होता है, हमारी पृथ्वी में दिन और रात कैसे होते हैं, किस प्रकार से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की अवधि होती है, वर्ष में 2 इक्विनॉक्स क्या होते हैं, विषुव क्या होते हैं, कैसे ध्रुवों पर 6-6 महीने के दिन और 6-6 महीने की रात होती है। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही।
हम जल्दी ही आपके लिए फिर से एक नई क्लास में सौरमंडल के बचे हुए पार्ट पर चर्चा लेकर के आएंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।